नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज डिस्कशन में। आइए डिस्कस करते हैं आज का करंट अफेयर्स। तराई आर्क लैंडस्केप्स के बारे में दिया है। सबसे पहले तो इसका लोकेशन देखते हैं, ये फैला कहाँ से है। यहाँ नेपाल से फैला हुआ है। नेपाल की रिवर है यहाँ पर बागमती रिवर से फैला हुआ है और ये यमुना रिवर तक फैला हुआ है। यमुना रिवर भारत में, यानी कि भारत के यमुना रिवर से लेकर नेपाल के और फिर जो बागमती रिवर से उसके बीच में फैला है। इसका एरिया टोटल 900 किलोमीटर से है। 900 किलोमीटर में ये फैला हुआ है। तो जो आर्क है, आर्क लैंडस्केप्स है, ये चर्चा में क्यों आ गया है? क्योंकि यहाँ मानव वन्य जीव संघर्ष के बावजूद यहाँ पर बुनियादी ढांचा डेवलप हो रहा है। उसके बावजूद भी जो इसका इकोसिस्टम है, यानी कि जो इसका पारिस्थितिकी महत्व है, ये जो पारिस्थितिकी तंत्र है, ये बरकरार रखा है, यानी कि बहाल हुआ है। इसे जो संयुक्त राष्ट्र है उसकी मान्यता भी मिल गई है कि ये इकोसिस्टम बरकरार है, इसलिए चर्चा में आ गया है। और भी इसके बारे में कुछ जानते हैं। बुनियादी ढांचा पहल है। बुनियादी ढांचा मतलब कि ये सब विस्तार के बारे में। सबसे पहले जो तराई आर्क लैंडस्केप है, ये 2001 में इसे लॉन्च किया गया था। 2001 में लॉन्च किया गया था। यह सीमा पार जैव विविधता क्षेत्र है। जैव विविधता क्षेत्र है, हॉट स्पॉट्स है। उद्देश्य इसका है कि तराई और चूरिया पहाड़ी जो है उसके जो पारिस्थितिकी तंत्र है, यानी कि जो उसका इकोसिस्टम है, उसको कवर करना। और जो बाघ हो, गैंडे हो गए, हाथी हो गए आदि जैसे महत्वपूर्ण जीवों का संरक्षित आवास है। ये नेपाल में यमुना नदी से लेकर, ये नेपाल में बागमती रिवर से लेकर फैला है। जैसा कि मैं फिगर में बताया, फैला है लगभग 5 मिलियन हेक्टेयर्स में फैला हुआ है। 5 मिलियन हेक्टेयर्स में फैला हुआ है। ये जो तराई आर्कलैंड स्केप पहल है, ये है क्या? जैसे तराई आर्कलैंड स्केप पहल, ये नेपाल में एक अग्रणी लैंडस्केप स्तरीय पारिस्थितिकी तंत्र बहाली परियोजना है। इसका उद्देश्य यही है कि जो बाघ हैं उनके लिए एक फैलाव स्थान बनाए रखना, जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसको मजबूत करना। ये सब सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाती है। आगे बढ़ते हैं। ई जागृति पोर्टल के बारे में दिया है। ई जागृति पोर्टल है क्या? उपभोक्ता मामलों का डिपार्टमेंट यानी विभाग ने उपभोक्ता अदालतों में, जो उपभोक्ता अदालत हैं उसमें जितने भी मामले लंबित हैं, जिनका भी निपटारा अभी नहीं हो पाया है, उसको निपटारा करने के लिए ई जागृति पोर्टल को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई से इंटीग्रेट कर दिया गया है। यानी कि जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है उससे इंटीग्रेट कर दिया जाता है। एआई होता क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यह एक मशीन लर्निंग टेक्निक होता है। इस टेक्निक के माध्यम से जो भी समस्या है ये अपना खुद ही सॉल्व कर लेता है। ई जागृति पोर्टल है क्या? उपभोक्ता मामले और खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत उपभोक्ता मामले की विभाग की एक पहल है। ई जागृति पोर्टल का उद्देश्य है उपभोक्ताओं का जो विवाद है उसको समाधान करना और उसको सुव्यवस्थित करना। यह विभिन्न उपभोक्ता शिकायत प्लेटफार्मों को इंटीग्रेट करता है, जिससे कि आप इस पोर्टल पर जाकर जो भी केस है आप यहाँ पर आसानी से फाइल कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण कमीशन के बारे में देख लेते हैं, आयोग के बारे में। जो राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग है, सबसे पहले तो इसकी स्थापना हुई थी 1988 में। जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है उसके तहत की गई थी। यह 2 करोड़ से अधिक, यानी कि जो 2 करोड़ है उससे अधिक शिकायतों का अधिकार क्षेत्र वाला कमीशन है। यह एक अर्ध न्यायिक निकाय है। इसका मुख्यालय यानी कि जो इसका हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में है। इसका हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में स्थित है। इसका नेतृत्व तो कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय की जो मौजूदा सेवानिवृत्त या तो सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट का, चाहे तो मौजूदा हो यानी वर्तमान में जज हो, या फिर रिटायरमेंट जज हो, या तो प्रेजेंट जज हो या तो फिर रिटायरमेंट जज हो, वही जज इसका लीडरशिप इसका नेतृत्व करता है। या तो फिर जो मुख्य न्यायालय है, जो हाई कोर्ट है इसका जो चीफ जस्टिस होता है वो इस पर अपना अध्यक्ष या इसका मेन हो सकता है। इसके साथ साथ जो राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण कमीशन है, इसके द्वारा अगर मामले का निपटारा नहीं किया जा सकता है तो इसके खिलाफ भी अपील की जा सकती है 30 दिन के भीतर। यह डिसीजन नहीं दिया तो 30 दिन के भीतर सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ भी फाइल की जा सकती है, ताकि ये भी अपना काम तेजी से करता रहे। IEA इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इसकी पूर्ण सदस्यता के लिए भारत अनुरोध किया है। तो भारत वैश्विक ऊर्जा और जलवायु चुनौतियों से निपटने के लिए भारत ने रणनीतिक महत्व पर ज़्यादा जोर दिया है, इसलिए यह अपने पूर्ण सदस्यता के लिए आवेदन किया है। इस पर चर्चा करने के लिए जो IEA है ये तैयार भी हो गया है, इसलिए कि भारत की जो बढ़ती इकोनॉमिक है, भारत इकोनॉमिक रूप से ग्रो कर रहा है, भारत की जनसंख्या भी सबसे अधिक हो गई है, ऊर्जा की ज़रूरत भी भारत को बहुत अधिक है, जो क्योंकि क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए
रिन्यूएबल एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। अभी जो IEA है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है, इसके 31 सदस्य हैं, 31 सदस्य हैं। इसकी बैठक होने वाली है, 50वीं वर्षगांठ इसकी मनाई जाएगी, 50वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। इस बैठक में जो मंत्रिस्तरीय बैठक होने वाली है 2024 में, ये होगी पेरिस में। पेरिस में इसकी बैठक होने वाली है। तो पेरिस में ही ये डिसीजन लिया जाएगा कि भारत को इसका सदस्य बनाया जाना चाहिए कि नहीं। हालांकि 2017 में भारत इसका एक सहयोगी सदस्य तो बन चुका था, लेकिन पूरे सदस्यता के लिए भारत 2023 में अप्लाई किया था। अभी किस मानदंड को पूरा करना होगा भारत को इसका सदस्य बनने के लिए? तो सबसे पहले तो जो OECD है, इसका भारत को सदस्य होना चाहिए। उसके साथ साथ भारत के पास जो क्रूड ऑयल है, भारत के पास जो क्रूड ऑयल यानी कि जो कच्चा तेल है, इसका 90 दिनों तक भारत के पास भंडारण होना चाहिए, 90 दिनों तक भंडारण होना चाहिए। हालांकि अभी भी भारत के पास अपनी ज़रूरतों का केवल 9.5% ही दिनों तक, 9 पॉइंट यानी कि 9.5 दिन तक ही भारत के पास भंडारण है, जबकि 90 दिनों का भंडारण होना चाहिए। लेकिन रिफाइनरी और डिपॉजिट दोनों को मिलाकर देखा जाए तो भारत के पास डिपॉजिट टोटल 66 दिन है, अभी भी कम है, जो इसका टारगेट है कि 90 दिनों तक होना चाहिए। उसके साथ साथ भारत कुछ मानदंडों को तो पूरा करता है, लेकिन सभी मानदंडों को पूरा नहीं करता है। हालांकि ऊर्जा और जलवायु में इसकी जो रणनीतिक महत्व है, उसको ध्यान में रखते हुए इसके सदस्य बनाने के लिए इस पर चर्चा हो रही है और बात भी चल रही है। आइए इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के बारे में जान लेते हैं, IEA के बारे में। सबसे पहले तो इसका जो हेड क्वार्टर्स है, ये पेरिस में स्थित है, पेरिस में इसका हेड क्वार्टर स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1974 में, 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। फिर तेल आपूर्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक स्वायत्त अंतर सरकारी संगठन है। इसके सदस्य देश कितने हैं? 31 इसके सदस्य देश हैं। एक रिपोर्ट जारी करता है जो वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट है, हर साल प्रकाशित इसके द्वारा किया जाता है। इससे पता चलता है कि ऊर्जा की कितनी डिमांड है और कितनी सप्लाई हो रही है। आगे है ज्वाइंट यूरोपियन टोरस के बारे में दिया है, जेट, ज्वाइंट यूरोपीय टोरस यानी जेट। जेट का मतलब क्या है? यूरोपीय जो शोधकर्ता है, ये परमाणु संलयन में एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। क्या सफलता हासिल की है इनके द्वारा? कि केवल 0.2 मिलीग्राम ईंधन का इस्तेमाल करके रिकॉर्ड तोड़ 0.2 है मिलीग्राम ईंधन का इस्तेमाल करके रिकॉर्ड तोड़ 6.9 मेगा जूल तक, यानी कि 69 मेगा जूल तक ऊर्जा का उत्पादन किया गया है। तो ये एक उपलब्धि है ज्वाइंट यूरोपीय टोरस की। तो यूरोप के जो शोधकर्ता हैं, ये परमाणु संलयन में शोध किए थे। तो जेट है क्या? एक बड़ा टोकामक है। टोकामक मतलब जो ड्यूटेरियम्स और ट्राइटेरियम का उपयोग करके कंट्रोल फ्यूजन्स करता है, यानी कि संलयन के माध्यम से शक्ति प्राप्त करने वाला एक पहला उपकरण भी है टोकामक का। टोकामक है क्या? टोकामक्स मतलब वे ऐसी मशीन है जो डोनट आकार में चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके प्लाज्मा को कंट्रोल करती है, उसको उसके जो लिमिट है उसको कंट्रोल करती है। तो आइए किस प्रकार से फ्यूजन है, किस प्रकार से वर्क करता है, काम देखते हैं। ये जो टोकामक है, यहाँ पर देखिए टोकामक है, इसमें प्लाज्मा का कंडीशन हाइड्रोजन को बनाते हैं। सबसे पहले तो इसमें जो हाइड्रोजन के एटम्स हैं, ये इसमें डालते हैं, चाहे डाइट्रीडियम हो गया, ट्राइट्रीडियम हो गया, इन सबको इसमें डालते हैं। फिर इसका फ्यूजन होना शुरू करता है। जब फ्यूजन होना शुरू करता है तो ये जो हाइड्रोजन है, ये हीलियम में, जब हाइड्रोजन मिलते हैं तो ये हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है, हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है। जब हीलियम में कन्वर्ट होता है तो इसके साथ साथ न्यूट्रॉन भी निकलते हैं और प्लस एनर्जी भी निकलती है, न्यूट्रॉन और एनर्जी दोनों निकलती है। तो ये जो न्यूट्रॉन्स होते हैं, यहाँ पर देखिए अलग अलग हीलियम से निकल गया, फिर ऊर्जा भी निकलती है, प्लस न्यूट्रॉन भी निकलते हैं। ये न्यूट्रॉन करते क्या हैं? जब इसका फ्यूजन रिएक्शन होता है तो रिएक्शन में अब फिर इसको न्यूट्रॉन जिस वाटर से ये कांटेक्ट में आता है, वाटर को फिर हीट करना शुरू कर देता है। तो वाटर को हीट करता है तो इससे एनर्जी भी जनरेट हो सकती है, इससे भी वाटर एनर्जी अलग से भी जनरेट करना शुरू कर देते हैं। तो ये था इसके बारे में। भारत 2005 में अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर्स परियोजना में शामिल हुआ था, जो ITRs एक वैश्विक पहल है जिसका उद्देश्य है दुनिया में सबसे बड़े टोकामक रिएक्टर्स का निर्माण करना। टोकामक रिएक्टर्स वही जो फ्यूजन के माध्यम से एनर्जी को जनरेट करते हैं। आगे दिया है कुछ स्कोडा टोडर्स के बारे में दिया है। क्या? यह एक आक्रामक खरपतवार है। यह उत्तरी अमेरिका का मूल निवासी है, जो नॉर्थ अमेरिका है इसका मूल निवासी माना जाता है। अभी ये
चेन्नई का जो चेंगलपेट जंगल है और उसका और जो वेदांतंगल पक्षी अभयारण्य है उसको खतरा पैदा कर दिया है। ये जो कुस्कोटा टोडर है क्या, ये एक लता है, परजीवी है। ये वृक्ष के ऊपर कवर करता है, कवर करने के बाद वृक्ष की जो वृद्धि होती है उसको खत्म कर देता है। हालांकि मैनुअल रूप से जो कर्मचारी हैं, वन विभाग के जो कर्मचारी हैं उसे हटा रहे हैं, लेकिन फिर भी ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है, बहुत तेज़ी से कवर करता है। ये खरपतवार काफ़ी डेंजरस है। तो आइए देखते हैं वेदांतंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में है क्या। यहाँ पर देखिए अन्ना जूलॉजिकल पार्क है, तमिलनाडु के अंतर्गत ही अन्ना जूलॉजिकल पार्क है। फिर यहाँ पर गोएंडी नेशनल पार्क है, फिर ऊपर चेन्नई है, फिर उसके नीचे है वेदांतंगल वर्ल्ड सेंचुरी, वेदांतंगल वर्ल्ड सेंचुरी है, नीचे क्रोकोडाइल बैंक है। ये तमिलनाडु के अंतर्गत ही सब कुछ है। देश का सबसे पुराना जल पक्षी अभ्यारण्य है, जिसे 1798 में, ध्यान रखिएगा 1798 यानी ब्रिटिश काल में ही, ब्रिटिश सरकार के द्वारा ही इसे स्थापित किया गया था। यह पिंटेल, गार्नेरी, ग्रे वेटल, ब्लू विंग टील्स, कॉमन सैंड पाइपर सहित विभिन्न जो प्रवासी पक्षी हैं उसका यह घर है। कजाकिस्तान के बारे में दिया है, चर्चा में क्यों आ गया है। अब तक सबसे खराब जो मीथेन का रिसाव हुआ है वो कहाँ पर हुआ है, कजाकिस्तान में हुआ है। इसका अंदाजा लगाया गया है कि पिछले 6 महीनों में अनुमान लगाया गया है कि 1,27,000 टन तक रिसाव हुआ है मीथेन का। ये जो सैटेलाइट से इसकी इमेज ली गई है तो काफ़ी भयावह इसकी इमेज देखने को मिला है जो मीथेन का रिसाव हो रहा है। कजाकिस्तान, तो कजाकिस्तान लोकेशन काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है कजाकिस्तान। इसकी कैपिटल अस्थाना है। यह मध्य एशिया और पूर्वी यूरोप का एक बड़ा लैंड से घिरा हुआ देश है। इसके अगल बगल के जो कंट्री है उसको भी देख लेते हैं, थोड़ा मैप, इसका बड़ा मैप देखते हैं नीचे यहाँ पर देखिए। ये है कजाकिस्तान, लैंड लॉक घिरा, मध्य एशिया का लैंड से घिरा सबसे बड़ा स्थल है। अस्थाना इसकी कैपिटल है, राजधानी है। इसके अगल बगल अगर देखा जाए देश, यहाँ पर एक एरिया इसकी खुलती है कैस्पियन सागर में, और फिर उसके बाद रसिया है, और फिर उज्बेकिस्तान है, किर्गिस्तान है, फिर उसके बाद तुर्कमेनिस्तान है। ये सब कंट्री इसके अगल बगल से बॉर्डर शेयर करती है। इधर मंगोलिया है, चाइना है, ये सब कंट्री इससे बॉर्डर शेयर करती है। तो ये था कजाकिस्तान के बारे में। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।